गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट्स। अपन बेटा 11th बायोलॉजी की बात कर रहे हैं और 11th बायोलॉजी में आपको जाने के अध्याय प्रथम फर्स्ट अध्याय लेसन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। उसके आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन आंसर, ठीक है ना। तो अपन प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं जिसमें आपको मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं और फिर आपको उसका एक एक का सॉल्व कर रहे हैं अपन। पहला क्वेश्चन है, जीवों को वर्गीकृत क्यों करते हैं? जीवों को वर्गीकृत क्यों करते हैं, क्वेश्चन ये है। आंसर क्या रहेगा, ध्यान दें। पहला है वर्गीकृत, और वर्गीकृत का मतलब यहां हो गया कि वर्गीकरण से। वर्गीकृत का मतलब किससे हो गया? वर्गीकरण से। कि भाई इनका वर्गीकरण क्यों करते हैं? वर्गीकरण हम इसलिए करते हैं ताकि इस सृष्टि पर हजारों लाखों की संख्या में जीव पाए जाते हैं जिनकी हम अच्छे से पहचान नहीं कर पाते। और यदि हमें पहचान करनी है और उन्हें जानना है तो पहचान करने के लिए, उनके बारे में जानने के लिए, जानकारी के लिए हमें जीवों को, जानकारी को या एक साथ में और जोड़ लें, स्टडी के लिए, अध्ययन के लिए हमें जीवों को वर्गीकृत करना पड़ता है। इसलिए हम जीवों को वर्गीकृत करते हैं क्योंकि जीवों को हम पहचाने कैसे, जीवों के बारे में हम जाने कैसे, उनका हम अध्ययन करें कैसे। तब जीवों को अलग अलग भागों में वर्गीकृत कर दिया ताकि हम उसके बारे में आसानी से जान सके, पहचान सके और अध्ययन कर सके। इसलिए इनको वर्गीकृत किया जाता है। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जब आप ध्यान देंगे तब आपको ध्यान होगा। दूसरा क्वेश्चन है कि वर्गीकरण प्रणाली को बार बार बदलते हैं। तब ध्यान देना है कि वर्गीकरण प्रणाली को बार बार बदलते हैं। क्वेश्चन दूसरा, तब बेटा ध्यान दें कि वर्गीकरण प्रणाली को बार बार अपने आप नहीं बदला जाता है। अपने आप उसमें संशोधन नहीं किया जाता कि हर कोई कर ले। ये है कि उसमें कोई वैज्ञानिक आधार मिले, वैज्ञानिक कोई तथ्य हो, वैज्ञानिक कोई आधार या तथ्य हो जिसमें ऐसा लगे कि इस जीव के या जीवों के वर्गीकरण में कोई सुधार करना चाहिए, या कोई ऐसा लक्षण मिल जाए जिसका कोई वर्ग से संबंध रखता हो, या संघ से कोई संबंध रखता हो, गण से कोई ज्यादा संबंध रखता हो, तो फिर उनका वर्गीकरण बदला जा सकता है। उनको जो निकट रहता है उसके अंदर डाला जा सकता है। तो वैज्ञानिक तथ्यों और उनके मापदंडों के आधार पर ही आप वर्गीकरण बदलते हैं या बदल सकते हैं। मतलब वैज्ञानिक ही उसको बदल सकते हैं और उन्हीं के आधार और मापदंडों के आधार पर ही बदला जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है,
तीसरा क्वेश्चन नंबर 3, जिन लोगों से आप प्राय मिलते रहते हैं, जिन लोगों से आप प्राय मिलते रहते हैं, आप उनको किस आधार पर वर्गीकृत करना पसंद करोगे? ठीक है ना, जिसमें अपन कहें संकेत, ड्रेस, मातृभाषा, प्रदेश जिसमें वे रहते हैं, या आर्थिक स्तर आदि। तो क्वेश्चन आपके सामने है जीनियस की पूछ रहा है आपसे कि जिन लोगों से आप प्राय मिलते रहते हैं, जिन लोगों से आप प्राय मिलते रहते हैं, आप उनको किस आधार पर वर्गीकृत करना पसंद करोगे? आपसे कोई लोग मिला, हमसे चेतन जी मिले, हमसे रामाशंकर जी मान लो मिल गए, तो आपसे ये जो लोग मिले हैं, आप उनको किस आधार पर वर्गीकृत करना पसंद करोगे? ड्रेस को देख के कि भाई इसकी ड्रेस ये है, इसने जींस पहन के रखी है, इसने धोती कुर्ता पहन के रखा है, इसने पजामा पहन के रखा है, इस आधार पे करोगे क्या? या इसने नेकर पहन के रखी है, ये नग्न घूम रहा है, क्या ये आधार मान के करोगे? या फिर मातृभाषा मान के करोगे कि भाई ये बंगाल से रहना वाला है और बंगली भाषा बोल रहा है, बंगाली, ये गुजरात से गुजराती बोल रहा है, ये मराठा से है, मराठी बोल रहा है, ये तमिल से है, तमिली बोल रहा है ना? इसी तरीके से, या फिर प्रदेश से कि ये उत्तर प्रदेश का है, रमाशंकर जी उत्तर प्रदेश के हैं, या आंध्रा से हैं, ये कर्नाटक से है, ये बंगाल से हैं, या ऐसे बांटोगे? या फिर क्या भाई ये बहुत आदमी जो हमसे मिला है ये बहुत पैसे वाला है, ये भाई गरीब है, ये मध्यम वर्ग का है, ऐसे बांटोगे? चारों एग्जाम्पल मैंने आपको सामने रख दिए। ये जींस है, धोती है, कुर्ता है ना, नग्न भी है। तो अब अपन कह रहे हैं ये कंडीशन तुम्हारे सामने है। अब तुम समझो कि हमसे जो लोग मिलते हैं, मान लो आपसे जो लोग प्राय मिलते रहते हैं, उनको आप इनमें से किस आधार पे इनको वर्गीकृत करोगे, जिसको साइंस का तथ्य या मूल मापदंड माना गया है। समझ गए क्या? नहीं समझे? समझ लेना भाई, आर्थिक स्थिति पर आदमी की कोई वर्गीकरण नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये आता है और जाता है, इसका कोई पता नहीं है, आज है कल है या नहीं है। इसका मतलब इस तथ्य का कोई आधार नहीं, इस तथ्य का भी कोई आधार नहीं। उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, जरूरी नहीं है उत्तर प्रदेश के 90% अपन के हैं, जिसमें से 20% उत्तर प्रदेश के लोग अपने बाड़मेर के इर्द गिर्द घूमते हैं, तो वो बाड़मेर में आ गए, राजस्थान में आ गए। तो जरूरी नहीं कि उत्तर प्रदेश में ही वो लोग रहे, या जरूरी नहीं अपने लोग यहाँ से नहीं जाए, अपने लोग भी वाराणसी वगैरह वहां पर जाके बस जाते हैं। कोई इधर से इधर कर्नाटक, बंगाल वगैरह, बहुत सारे कुक वगैरह सब बंगाली होते हैं, ये बाहर से आते हैं, तो ये अपने राजस्थान में आ गए, इसका मतलब ये राजस्थानी हो गए, बंगाली के हैं, इसका मतलब ये कोई मेन आधार नहीं। इसलिए हम इसको भी कहते हैं, ये भी आंसर गलत। फिर कहते हैं कि जींस, धोती, कुर्ता ये ड्रेस के आधार पे बांट दे, तो भाई नहीं,
क्योंकि आज जिसने जींस पहनी है कल वो धोती पहन के आ जाए तो कैसे वर्गीकृत करोगे, या धोती वाला कुछ और कुर्ते पजामा पहन के आ जाए तो कैसे काम चलेगा उनका। इसलिए ये भी कोई मेन आधार नहीं, हम बांटते हैं भाषा के आधार पे, हम उनको बांटते हैं लीगल आधार पे, हम उन्हें बांटते हैं उनकी टंग लैंग्वेज को जो जन्म से सीखते हैं। इसका मतलब कि बंगाली है, गुजराती है, मराठी है, तमिली है, मारवाड़ी है, इसके आधार पे हम लोगों को बांटना पसंद करेंगे। तो ये मेन आंसर है इसका, राइट आंसर। ओके, अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, फोर्थ। आम का क्वेश्चन नंबर फोर्थ के व्यष्टि तथा समष्टि की पहचान से हमें क्या शिक्षा मिलती है, हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो ध्यान दें, व्यष्टि तथा समष्टि की पहचान से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो ध्यान दें, कौन व्यष्टि कौन समष्टि। तो ध्यान दें, व्यष्टि का मतलब है छोटे से छोटे लोग, और लोग मिल जाए तो समष्टि बन जाएगी, दो या दो से अधिक लोग मिलेंगे समष्टि बन जाएगी, समुदाय बन जाएगा। इनकी पहचान से हमें क्या फायदा है, व्यष्टि और समष्टि की पहचान से हमें क्या शिक्षा मिलती है, सही है कि नहीं, इन लोगों से हमें क्या फायदा। तब ध्यान रखना है कि व्यष्टि और समष्टि का जब पता लग जाएगा तो हम कहेंगे जनसंख्या की भी क्या हो जाएगी, गणना हो जाएगी, और जनसंख्या के बारे में भी अपन को अनुमान लग सकता है कि इनकी कितनी समष्टियां हैं, इसका समुदाय कितना बड़ा है, इसकी प्रजातियां कितनी हैं, सृष्टि पर कितने जीव जीवित है, इसका पता हमें इससे चलता है। तो एक उदाहरण दूं, एग्जाम्पल दूं कि व्यष्टि जिसमें केवल एकल जीव आता है, मान लीजिए एक राकेश है तो वो केवल व्यष्टि है, लेकिन ये क्या करता है आगे जाके, जिसमें अपन कह रहे हैं सुरेश से मिल गया, इसके साथ में सुरेश के सामने आनंद मिल गया, आनंद के सामने रमा मिल गया, रमा के साथ में ये क्या नाम है समन मिल गया, समन के साथ में शांति हो गई। ओके, तो ये बहुत सारे जब लोग आपस में मोर देन हो गए, ये इतने जुड़ गए तो ये व्यष्टि से समुदाय बन गया, जिसको हम कहेंगे कि समष्टि का निर्माण हो गया। तो ये था व्यष्टि और समष्टि की पहचान से हमें जनसंख्या का अनुमान और गणना की जा सकती है और उसके बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। हमें ये शिक्षा मिलती है, किससे ये मिलती है, हमें व्यष्टि और समष्टि से। अब ध्यान दें, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, आम का वैज्ञानिक नाम। निम्नलिखित है, जिसमें आप देख रहे हैं
एक तो है मैंजीफेरा इंडिका, एक दे रखा ट्रिटिकम एस्टिवम, एक लिख दिया इसमें से सही कौन सा है उसकी पहचान करनी है। क्वेश्चन नंबर 5 चल रहा है बेटा, इसमें कौन सा सही है। तब ये ध्यान रखना, एक है मेजीफेरा इंडिका, तो पहला होता है वंश। हमेशा वैज्ञानिक नाम जो भी है, मैं यहां लिख रहा हूं कि वैज्ञानिक नाम जब भी लिखते हो तब आपको ध्यान है, एक होता है वंश और एक साथ में जुड़ जाती है जाति। वंश और जाति मिलके जिससे वैज्ञानिक नाम बनता है, तो ये वंश है, ये जाति है, ये वंश है, ये जाति है, ये वंश है और ये जाति है। लेकिन कुछ नियम ये पूछे गए हैं कि जब भी आप हिंदी में लिखते हो और हाथ से लिखते हो तो आपको ध्यान है कि हमेशा वैज्ञानिक नाम है उसको रेखांकित करना चाहिए, मतलब नीचे अंडरलाइन करनी चाहिए। पहली बात तो इन तीनों में से अंडरलाइन केवल एक में मिल रही है, इसलिए ये पहली दफा तो ये सही है। ओके, और दूसरी दफा हम बात करें कि जब हिंदी से लिखते हैं तब इसको इटालियन नहीं लिख सकते, इंग्लिश में लिखते तो इटालियन लिख सकते हैं, तो इनको हम अंडरलाइन करना मेन होता है। और मेजीफेरा इंडिका इसका राइट आंसर है। ये मेजी और ये मेंजी, तो मेंजीफेरा इंडिका इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का। ओके, अब अगला है क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 क्या है, ध्यान दें। टैक्सॉन की परिभाषा लिखिए। विभिन्न पदानुक्रम स्तर पर टैक्सा के उदाहरण लेना है। तो आप समझो कि टैक्सॉन की परिभाषा क्या है, इसके पदानुक्रम को समझना पड़ेगा एग्जाम्पल के रूप में। तो इधर ध्यान दीजिए, आपको ध्यान होगा टैक्सा जिसको हिंदी में वर्गक कहते हैं, इस टैक्सॉन को हिंदी में क्या कहेंगे, वर्गक। तो आपने समझा होगा कि वर्गीकरण प्रणाली में जीवों के जो वर्गीकरण प्रणाली है, इस वर्गीकरण प्रणाली में कोई एकल सोपान नहीं है, एकल सोपान नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। ये सब पदानुक्रम सोपान होते हैं। हमारी इस प्रणाली के अंदर कैसे होते हैं, पदानुक्रम सोपान पाए जाते हैं। जैसे आपको पहले भी बताया था कि संघ है, वर्ग है, गण है, कुल है, वंश है और जाति है। तो ये एक पदानुक्रम सोपान है। इसमें हम कहते हैं प्रत्येक पद को सवर्ग कहते हैं। प्रत्येक वर्ग है वो एक सवर्ग कहलाता है, जिसी को ही हम एक तरह से वर्गक कहते हैं या टैक्सॉन कहते हैं। तो अपन कहेंगे इस पदानुक्रम सोपान में प्रत्येक पद के वर्ग को ही वर्गक या टैक्सॉन कहते हैं। कोई भी वर्ग ले सकते हैं इसमें, जिसको क्या नाम दे दिया गया, टैक्सॉन नाम दिया गया। ये टैक्सॉन की परिभाषा है और ये इसका एग्जाम्पल है पदानुक्रम का। समझ गए ना। जैसे आपको ध्यान है, हमने पहले भी कहा था कि होमोसेपियंस में कि सेपियंस जाति है, वंश उसका होमो है,
फैमिली उसकी होमोनिडी है, गण उसका प्राइमेट है, वर्ग मैमेलिया है, संघ कोर्डेटा है, जगत एनिमल है। तो ये एक पदानुक्रम का एग्जाम्पल हम पहले दे चुके हैं, जो पीछे अपने पढ़ा है उसके अंदर, और अब भी अपने बोल दिया। इसके बाद क्वेश्चन आता है तुम्हारा 7वां, क्वेश्चन नंबर 7। तो ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर क्या आप वर्गीकी सवर्ग बोले तो टैक्सॉन का सही क्रम पहचान सकते हैं? जैसे इसने ABCD में आंसर दिया है, 3 ऑप्शन दिए तुम्हें, 3 ऑप्शन में ढूंढना है कि जाति, गण, संघ और जगत। दूसरा था वंश, जाति, गण, जगत। तीसरा था जाति, वंश, गण, संघ। तो ध्यान दीजिए, ये तुम्हारे सामने 3 ऑप्शन है, इनमें से एक सही आंसर को चुनना है, सेंड करना है, सेलेक्ट करना है। इसलिए हम पहले आपको बता दें कि इसका वर्गीकी सवर्ग टैक्सॉन का क्या रहता है ये। तो ध्यान दो, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति, जगत, ये ऐसे बढ़ते हुए का आरोही क्रम में, ठीक है ना। अब आप इसमें से ढूंढो क्या ये क्रम किस में सही बैठ रहा है। पहले जाति आ गई, ठीक है, फिर गण आ गया, ठीक है, गण आ गया। तो गण कहाँ आ रहा है? यहां पर आ रहा है। वंश और कुल छूट रहा है, चलो ठीक है, गण आ गया, सीक्वेंस सही है। गण के बाद में संघ आ रहा है, गण के बाद में क्या आ रहा है? संघ आ रहा है। संघ के बाद में जगत आ रहा है, ओके। और इसमें क्या हो रहा है? इसमें वंश आ रहा है। क्या आ रहा है? वंश। वंश के बाद में जाति आ रही है। कौन आ रही है? जाति। जाति के बाद में कौन आ रहा है? गण। और गण के बाद में जगत, मतलब उल्टा क्रम चल रहा है। लेकिन सबसे पहले देखो, जाति, ये जाति, फिर वंश, फिर गण और फिर संघ। इसने भी कुल और वर्ग को क्या है? छोड़ दिया है। लेकिन इसका इनमें से जो मोर देन सही क्रम है वो इसका है, ठीक है ना। लेकिन इनको एक ऑप्शन और देना चाहिए था, जिसमें यूं लिखना था कि जाति, वंश, वंश के बाद कुल, कुल के बाद में गण, ये देते तो इनमें सबसे मोर जो आंसर था सीक्वेंस ये सही होती, क्योंकि जाति, वंश, कुल, गण, फिर वर्ग संघ आ जाता। तो इनमें से अपन को, तो इनमें से पूछा गया, तो इनमें से मोर देन ये माना गया है, क्योंकि ये दिख ही रहा है अपन को, जाति, वंश और गण और संघ आ गया है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा समझने लायक पॉइंट है, ठीक है। तो ये अपन ने बनाया इसको, अगले ऑप्शन को तो डी को, क्योंकि 4 ऑप्शन होने चाहिए, तो सबसे बेटर आंसर रहता वो ये रहता, ओके। फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चन में, अगले वीडियो के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच गए हैं, उनको करेंगे। थैंक यू सो मच।